प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हर बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है भारत। एचटी समिट में बोले पीएम, 2014 के बाद की कामयाबियों से हर भारतीय के हौसले बुलंद। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की जांच की आंच। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गिरेबान तक पहुंचने पर बौखलाई कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। महादेव ऐप घोटाले में भूपेश बघेल को पैसा मिलने के ईडी के दावे के बाद भाजपा आक्रामक। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, भूपेश बघेल ने सत्ता में रहकर खेला सट्टे का खेल। भूपेश बघेल ने आरोपों को किया खारिज। चुनावी राज्यों में प्रचार ने पकड़ा जोर। पीएम मोदी की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली। पीएम मोदी की दुर्ग में बड़ी घोषणा, 80 करोड़ गरीबों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन की योजना रहेगी जारी। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मध्य प्रदेश में चुनावी रैली और रोड शो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ में 2 चुनावी सभा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालरपाटन से भरा नामांकन। दिल्ली की फूलती सांसों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। आपने प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को बताया जिम्मेदार। भाजपा का करारा पलटवार। पिछले 6 दिनों से वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में। नेपाल में भूकंप से भीषण तबाही के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। नेपाल के प्रधानमंत्री ने पीड़ितों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया गहरा दुख। नेपाल के लोगों को हर संभव सहायता देने का दिया आश्वासन। वनडे विश्व कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को दी 21 रन से शिकस्त। डकवर्थ लुइस नियम के तहत हुआ फैसला। दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 33 रन से हराया। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में भाग लिया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि आज भारत हर बैरियर तोड़ता हुआ सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज भारत हर बैरियर तोड़ते हुए चांद पर वहां पहुंचा है जहां कोई नहीं पहुंचा है। आज भारत हर चुनौती को पार करते हुए डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 बना है। आज भारत हर बाधा से निकलकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लीड कर ले रहा है। आज भारत स्टार्टअप्स की दुनिया में टॉप 3 में है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्किल्ड पूल अपने आप बना रहा है। आज भारत G20 जैसे आयोजनों में अपना परचम लहरा रहा है। आज भारत अपने को हर बंधन से मुक्त करके आगे बढ़ रहा है। और आपने सुना ही होगा, सितारों के आगे जहां और भी है। भारत इतने पर ही रुकने वाला नहीं है। पीएम ने कहा कि महिला आरक्षण बिल दशकों तक लटकने के बाद ऐसा लगने लगा था कि ये बिल कभी पास नहीं होगा, लेकिन ये बाधा भी हमने पार कर ली है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज एक सच्चाई है। हमने हमेशा उन नीतियों को चुना जो देश को लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दे और सिटीजन्स को लॉन्ग टर्म फायदे की गारंटी दे। साथियों, परसीव्ड बैरियर्स का एक और उदाहरण है महिला आरक्षण बिल। दशकों तक लटकने के बाद ऐसा लगने लगा था कि बिल कभी पास नहीं होगा,
लेकिन अब ये बाधा भी हमने पार कर ली है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम आज एक सच्चाई है। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप फर्जीवाड़े का सियासी कनेक्शन सामने आ रहा है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के इस ऐप के जरिए भोले भाले लोगों को लगभग 5,000 करोड़ का चूना लगाया गया। अब ईडी ने इस ऐप पर नकेल कसी है। करोड़ों रुपए बरामद किए जा रहे हैं और सबसे खास बात है कि पकड़े गए लोग छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का नाम ले रहे हैं। आरोपों पर बीजेपी आक्रामक है तो भूपेश बघेल आरोपों को खारिज कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। ईडी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की आंच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के गरेबान तक पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके खिलाफ ये करारा प्रहार है। भाजपा पहले से ही बघेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। अब ईडी की जांच में इसी बात का इशारा मिल रहा है। दरअसल ईडी ने शुक्रवार को बड़ा दावा करते हुए कहा था कि बेटिंग ऐप महादेव के प्रोमोटर्स ने भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए दिए हैं। 2 दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है। ईडी के इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद भाजपा आक्रामक है। गरीबों और वंचितों के लूटे गए पैसे का छत्तीसगढ़ सरकार से हिसाब मांग रही है। महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। मुझे बदनाम करके मतलब सबसे ज्यादा डरा हुआ भारतीय जनता पार्टी मेरे से डरा और इसका कारण से वो आरोप लगा मुझे बदनाम करना चाहते हैं। इस मामले पर प्रदेश की सियासत भी गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि ईडी के इस गंभीर खुलासे के बाद भूपेश बघेल को कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। 507 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को दिया है, ये दस्तावेज सहित ईडी ने अपने बयान में प्रस्तुत किया। अब इसके बाद बसता क्या है, भूपेश बघेल को उस पद में रहने का अधिकार नहीं। बता दें कि महादेव बेटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी का ऐप है। छत्तीसगढ़ के भिलाई से आने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव ऑनलाइन बुक्स ऐप के मेन प्रोमोटर हैं। ये अपनी गतिविधियां दुबई से संचालित करते हैं। ईडी के मुताबिक अवैध गतिविधियों के लिए सबसे ज्यादा बैंक खाते छत्तीसगढ़ में ही खुले। ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी की इस खेल में छत्तीसगढ़ की पुलिस की मिलीभगत भी बताई जा रही है और ये भी आरोप है कि इनको संरक्षण राजनीतिक आकाओं के जरिए मिलता था। मामले में ईडी ने कैश कुरियर असीम दास को 5.39 करोड़ रुपए के साथ गिरफ्तार किया, जिसने मुख्यमंत्री को पैसा दिए जाने का दावा किया। रायपुर से सोमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुर्ग में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि जनता का प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा पवित्र निर्णय करने की ताकत देता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से इस दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके आपका विश्वास तोड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड में घोटालों की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके आपका विश्वास तोड़ा है। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। पीएससी घोटाले और महादेव ऐप घोटाला तो चर्चा में है ही। कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड में घोटालों की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रतलाम में एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, परिवारवाद से ग्रस्त कांग्रेस ने आदिवासियों को हमेशा उनकी उपेक्षा की, जबकि भाजपा सरकार ने आदिवासियों को वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार हैं। कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जो एक परिवार से बाहर देख ही नहीं सकती। इसलिए आदिवासियों के सच्चे सशक्तिकरण के लिए भी उसने कभी काम नहीं किया। आप याद कीजिए, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी का कांग्रेस ने कितना घनघोर विरोध किया था। भाजपा के ही एक पुराने नेता को उनके खिलाफ मैदान में उतारकर कांग्रेस ने दिखाया कि वो आदिवासी बेटी को रोकने के लिए किस हद तक जा सकती है। इसलिए पूरे देश का आदिवासी समाज कांग्रेस से बहुत नाराज है, कांग्रेस को सजा देने के मूड में है। मेरे परिवारजनों, आदिवासी हितों की रक्षा, आदिवासी भाई बहनों का कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मध्य प्रदेश में भी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक सक्रिय हैं। बीजेपी की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में प्रचार किया, तो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में सक्रिय रहे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के पिछोर और करेरा में चुनावी जनसभा की। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने किसान, दलित, पिछड़ा समाज, आदिवासी, महिला और युवाओं सहित हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के भिंड में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा कि जो कभी बीमारू और अति पिछड़ा राज्य हुआ करता था, वो आज देश का सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उन्हें मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। चाहे दलित हो, चाहे किसान हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, या चाहे लाडली लक्ष्मी प्राप्त करने वाली मेरी मध्य प्रदेश की बहनें हो, सबके कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। भारत के किसी भी कोने में हम जाते थे, दुनिया में जाते थे, लोग कहते थे हिंदुस्तान का बीमारू राज्य यदि कोई है तो मध्य प्रदेश है। लेकिन आज मेरा भी सीना चौड़ा हो जाता है जब दुनिया के दूसरे देशों में जाता हूं और लोग कहते हैं विकास कैसे किया जाता है। यह देखना हो तो मध्य प्रदेश में देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश की तस्वीर आज सब पहचान रहे हैं। सब मिलकर मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे और हमारी जो सीटें हैं, हमें चिंता बिल्कुल नहीं है। ये मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। उधर छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और खरसिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी शब्द एक क्रांतिकारी शब्द है। आदिवासी शब्द की गहराई में आदिवासियों की सच्चाई छिपी है। उत्तर बस्तर के कांकेर के भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस सरकार झूठ बोलती है। ये सरकार गरीबों के लिए आने वाली योजना को हड़प जाती है। आदिवासी शब्द एक क्रांतिकारी शब्द। आदिवासी शब्द के अंदर, इस शब्द की गहराई में आपकी सच्चाई छुपी हुई है। एक कांग्रेस एक तरफ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, भ्रष्टाचार फैला रही है, अराजकता फैला रही है। इस सरकार के द्वारा लगातार
यहाँ के लोगों को, यहाँ के नागरिकों को विकास की योजनाओं से वंचित करने का पाप भी किया गया। मध्य प्रदेश में 17 और छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को मतदान होना है। इस बीच छत्तीसगढ़ में मतदान के लिए सुकमा और नारायणपुर में मतदान दल हेलीकॉप्टर से नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए रवाना हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार भाजपा चुनाव जीतेगी। मोदी गारंटी के नाम पर बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है। हमसे बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है। घोषणा पत्र में क्या है उनसे जानते हैं। सर, क्या प्रमुख बातें हैं घोषणा पत्र में? बड़ी बात किसानों के लिए ही किया गया है, जो किसानों के हित में काम। 21 क्विंटल धान खरीदी का रेट भी उन्होंने कहा है कि हम छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कीमत देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदुओं पे उन्होंने बात कही है वो 31 रुपया के समर्थन मूल्य में खरीदी की बात, किसानों को 2 साल के बोनस का भुगतान, एक मुश्त में हम किस्त देंगे, इस विषय को लेकर कहा है। महिलाओं को 12,000 रुपया प्रति माह शादीशुदा महिलाओं को देने की बात हुई। तेंदुपत्ता के लिए बड़ी बात हुई है, 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा। 18 लाख आवास की बात है। इसके साथ ही साथ 1 लाख नौकरियों की भर्ती का वो करेंगे। CGPSC में अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। ये सारे विषयों को लेकर कल सर, कांग्रेस कह रही है कि घोषणा पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों घबरा रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? सर, छत्तीसगढ़ में इन दिनों महादेव की चर्चा जोरों पर है। ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर 508 करोड़ रुपए को लेकर आरोप लगाया है। आरोप ये पूरे दस्तावेज के साथ आरोप लगा है, ईडी ने कहा है। और 508 करोड़ रुपया, और जो पैसे की जब्ती की शुरुआत होती है भूपेश जी के उस पूरे रिंग में, असीम दास से 5.37 करोड़ रुपये की वसूली होती है। असीम दास बताता है बघेल नाम का व्यक्ति जो दुबई से आके पैसा बांट रहा है और सबको पैसा बांट रहा है। कुल मिला के सोनी और इनके माध्यम से 507 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को दिया है। ये दस्तावेज सहित ईडी ने अपने बयान में प्रस्तुत किया है। अब इसके बाद बसता क्या है, भूपेश बघेल को उस पद में रहने का अधिकार नहीं। बघेल कह रहे हैं मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। छवि का या ईडी मेरे पूरा, आप महादेव ऐप से पैसा खा रहे हो, पूरा आपके स्टाफ खा रहा है, पूरी टीम खा रही है। अब उसके बाद बोल रहे हो पैसा खाओगे तो ईडी तो पकड़ेगा ही। बीजेपी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है? करप्शन बड़ा मुद्दा है और किसानों के हित में काम। ये थे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जो डीडी न्यूज से अलग अलग मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन हेमंत साहू के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज। और इस सब के बीच छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से बड़ी खबर आ रही है। नारायणपुर से भाजपा जिला उपाध्यक्ष रतन दुबे की नक्सलियों ने हत्या कर दी। वो कौशलनार बाजार में भाजपा का प्रचार करने गए थे, जहां नक्सलियों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। रतन दुबे की हत्या से भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष का माहौल है। प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि श्री रतन दुबे जी आज कौशलनार झाड़ क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जनसंपर्क के लिए गए हुए थे। उसी दौरान जो है 2 अज्ञात माओवादियों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया है, जिसके पश्चात उनकी गंभीर हालत में वो पहुंच चुके थे। जिसकी सूचना मिलने पर तुरंत हमारा झारा थाना से बल रवाना हुआ और यहां से एम्बुलेंस को हमने सूचित करके रवाना किया, जिसके पश्चात उनको यहां पे जिला अस्पताल लाया गया, जिसके पश्चात यहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया। बात करते हैं राजस्थान और तेलंगाना के चुनावी रंग की। राजस्थान में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने झालरापाटन से नामांकन किया, तो वहीं भाजपा के राज्यवर्धन राठौड़ ने झोटवाड़ा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर की सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार किया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों का प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और झालरपाटन से भाजपा उम्मीदवार वसुंधरा राजे ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। तो वहीं भाजपा के राज्यवर्धन राठौड़ ने झोटावाड़ा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। राजस्थान के मंत्री और कांग्रेस नेता
प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर की सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हैदराबाद में पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में निकाली गई बाइक रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केसीआर ने केवल राज्य को लूटने का काम किया है और केसीआर ने तो राज्य को 5 लाख करोड़ डुबा दिया है। युवाओं को नौकरियों का वायदा किया था, नहीं दी। बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कहा था, नहीं दिया। शेड्यूल कास्ट को जो हमारे भाई और बहनें हैं उनको जो 50,000 करोड़ रुपया के लाभ देने की बात कही थी वो भी नहीं दिए। गरीबों को पक्के मकान देने में फेल हो गई केसीआर की सरकार। ये साफ तौर पर पता चलता है कि बीआरएस ने प्रदेश को घोटाले करके एक और लूटा है। राजस्थान में 25 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है। वहीं परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्कूली छात्रों को विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से आज आईआईटी दिल्ली में ओपन हाउस 2023 का आयोजन किया गया। इस दौरान दिल्ली के विभिन्न स्कूल के छात्रों को आईआईटी दिल्ली के छात्रों और शिक्षकों द्वारा विकसित नवीनतम तकनीकों को देखने का मौका मिला। इन्हीं नवीनतम तकनीकों में से एक थी पराली की मदद से सस्ते और टिकाऊ मकान तैयार करने की तकनीक। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण की बड़ी वजह पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं हैं। इस वजह से प्रदूषण, स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव और मिट्टी की उर्वरता पर भी असर पड़ता है। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने इस समस्या को दूर करते हुए पराली का उपयोग सस्ते और टिकाऊ मकान तैयार करने की तकनीक ढूंढ निकाली है। शनिवार को आईआईटी दिल्ली में आयोजित ओपन हाउस में शोधकर्ताओं ने इस तकनीक को पेश किया। इस तकनीक से तैयार मकानों का उपयोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों और आपदा प्रभावित इलाकों में किया जा सकता है। दिल्ली में एयर पोल्यूशन का एक सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो है वो है स्टबल बर्निंग। सो बेसिकली उस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फार्मर्स से वीट स्ट्रॉज चॉप्ड फॉर्म में लेते हैं, फिर उसको ट्रीट करते हैं इस मशीन के अंदर। ये इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए बना है। जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा या जो फाइनल हम लोग प्रपोज कर रहे हैं चीज़, वो ये है कि हम लोग इस टाइप के मॉड्यूलर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जो कि हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ या तो डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ जो है, जैसे कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, आपको तुरंत डिप्लॉय करना है। सो हम लोग इस टाइप के पैनल्स बनवाएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे लोकेशन के ऊपर। आईआईटी दिल्ली में आयोजित ओपन हाउस के दौरान संस्थान के छात्रों ने सस्ते सीमेंट बनाने की ऐसी तकनीक भी पेश की जो कार्बन उत्सर्जन को 30 से 40% तक कम करता है। इसकी यूनिक बात ये है कि ये कार्बन एमिशंस तो कम करती है 30 से 40%। ये प्रॉब्ली थोड़ी सस्ती भी होगी नॉर्मल ओपीसी से, और साथ ही साथ इसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल ओपीसी जितनी ही होती है। जो कन्वेंशनली हम सीमेंट यूज़ करते हैं उतनी अच्छी स्ट्रेंथ होती है। आईआईटी दिल्ली में शनिवार को आयोजित ओपन हाउस 2023 के दौरान संस्थान के छात्रों और शिक्षकों ने प्रदूषण से निपटने की इन तकनीकों के अलावा इलेक्ट्रिक वाहन और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों से जुड़े करीब 90 प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित किया। ओपन हाउस का आयोजन स्कूली छात्रों को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से किया गया। इसमें 3 एक्टिविटीज़ होती है मेनली हमारी। एक होता है कि जो फंक्शनल प्रोजेक्ट्स हैं वो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए रखे जाते हैं। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में जो लैब्स हैं वहाँ जाके बच्चे देख सकते हैं कि वहाँ किस तरह की रिसर्च होती है, वहाँ किस तरह का वर्किंग है। दूसरा ये है कि यहाँ कुछ प्रेजेंटेशन पोस्टर के फॉर्म में है कि बच्चे लोग क्या रिसर्च कर रहे हैं, तो जिसका जैसा इंटरेस्ट है वो उससे अपना रिसर्च समझ सकता है। जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल डेवलपमेंट्स है, रोबोटिक्स में क्या डेवलपमेंट है, जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे डिस्प्ले हैं, जैसे आजकल पॉल्यूशन का इशू है तो उस टेक्नोलॉजी से कैसे डील कर रहे हैं उन पॉल्यूशंस को, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स डिमॉन्स्ट्रेशंस पे हैं यहाँ पर। ओपन हाउस 2023 के दौरान स्कूली छात्रों को आईआईटी दिल्ली के सभी 33 विभागों की प्रयोगशालाओं और वहां चल रहे शोध कार्यों को देखने का भी मौका मिला। दिल्ली के 45 स्कूलों के करीब 2000 बच्चों को ओपन हाउस के दौरान आईआईटी दिल्ली जाने और वहां के छात्रों द्वारा विकसित की गई नई नई तकनीकों को जानने और समझने का अवसर मिला। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारत के कई राज्यों में शुक्रवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए।
इसी क्रम में नेपाल की धरती भी कांपी। नेपाल में भूकंप से भीषण तबाही और बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। कई गांव मलबे में तब्दील हो गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ने भूकंप पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप से हुई मानवीय और भौतिक क्षति पर दुख जताया। नेपाल का भूकंप प्रभावित इलाका, हर तरफ तबाही का मंजर, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुक्रवार की देर रात आया भूकंप कितना भीषण और शक्तिशाली था। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र के अनुसार भूकंप रात 11:47 पर आया था, जिसका केंद्र काठमांडू से करीब 500 किलोमीटर पश्चिम में जाजरकोट जिले में था। जाजरकोट नेपाल का पहाड़ी इलाका है और यहाँ की आबादी लगभग 2 लाख है। जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप का असर हुआ वो पहाड़ियों पर बसे छोटे छोटे गांव हैं। इनमें कई गांव मलबों में तब्दील हो गए हैं और मलबों से जिंदगियों को तलाशने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। कहीं इमारत ध्वस्त तो कहीं मलबे में दबे वाहन। अपनों के इलाज के लिए अस्पतालों में पीड़ितों की भारी भीड़ लगी हुई है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने भूकंप पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने घायलों के इलाज के लिए सभी प्रकार की सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन दिया। दहल ने राहत और बचाव कार्य के लिए सेना और राष्ट्रीय पुलिस बलों की सेवाएं लेने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में भूकंप से हुई भीषण तबाही पर दुख जताया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स पर उन्होंने कहा कि नेपाल में भूकंप के कारण हुई जनहानि और क्षति से अत्यंत दुखी हूं। भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। शुक्रवार रात को आए भूकंप के बाद एक बार फिर 2015 में 25 अप्रैल के विनाशकारी भूकंप की याद ताज़ा हो गई, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। 25 अप्रैल 2015 को मध्य नेपाल में काठमांडू शहर के पास ये भूकंप आया था। इस त्रासदी में करीब 9,000 लोगों की मौत हुई थी। साल 2015 में नेपाल में आए भूकंप का असर भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश के कुछ इलाकों में भी महसूस किए गए थे। शुक्रवार रात नेपाल में तबाही मचाने वाले भूकंप का असर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में देखा गया। बिहार के पटना और मध्य प्रदेश के भोपाल तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एक आपातकालीन नंबर 00977 9851316807 जारी किया है। भूकंप के कारण जिस भारतीय नागरिक को जरूरत हो वो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आईसीसी वनडे विश्व कप में आज के पहले मैच को पाकिस्तान ने 21 रन से अपने नाम कर लिया। न्यूजीलैंड से जीत के लिए मिले 402 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने डकवर्थ लुइस नियम से न्यूजीलैंड को 21 रन से हराया। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। पाकिस्तान के लिए फखर जमा ने 126 रन की शानदार पारी खेली, वहीं बाबर आजम ने 66 रन बनाए। वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 287 रन का लक्ष्य रखा था। ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिए गए लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की टीम 253 रन ही बना सकी और मैच हार गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।